दुनिया में इस वक्त 3 महाज खड़े हैं। पहली जगह पर ईरान एक दुनिया के साथ जंग लड़ रहा है, और जब वो जंग लड़ रहा है पाकिस्तान में लिबरल्स को खड़ा कर दिया गया है कि इस जंग को या तो जियो पॉलिटिक्स की जंग साबित करें या फिर रिसोर्स ग्रैबिंग की जंग साबित करें, लेकिन इसको कभी भी दीन की जंग साबित मत करना। और आप ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हर तरफ एक तूफान बदतमीजी है, जहां पर शिया सुन्नी फसाद की बात हो रही है, जहां पर बात हो रही है कि ईरान में क्या क्या टर्मोइल्स रहे हैं और कैसे ईरान सुन्नी स्टेट्स के खिलाफ काम करता रहा है। यहां पर बात और भी बहुत सारी चीजों की हो रही है जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। डे 1 से मैंने जब से कंटेंट बनाना शुरू किया है, मैंने जियो पॉलिटिक्स को कवर किया, मैंने प्रोफेसीज को कवर किया, मैंने सोशल इश्यूज को कवर किया, और जब से ये जंग शुरू हुई है मैंने आपसे बारहा कहा है कि ये ईमान की जंग है, ये दीन की जंग है। और मैं अहले सुन्नत वल जमात से होकर भी ईरान को सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वैसे भी कभी फिरका वारियत की बात नहीं की, हमेशा जोड़ने की बात की है। और ये अगर आपको अब भी यकीन नहीं है कि ये ईमान की जंग है, तो जरा उठाकर देख लें कि आपके दुश्मन के कैंप में क्या चल रहा है। जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इवन रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस खड़े होकर बाआवाज़े बुलंद कह रहे हैं कि ये ईमान की जंग है, ये क्रूसेड की जंग है। मैं क्या कहूंगा और क्या दिखाऊंगा कि आप मानेंगे? क्या मैं आपको सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेगसेट के टैटू दिखाऊं जो साफ अल्फाज में बताते हैं कि उसमें काफिर लिखा है, या मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा क्या है, या मैं आपको टेड क्रूज की स्पीचेस दिखाऊं? So you've come out for regime change in Iran as distinct just from taking out the nuclear sites. What does regime change look like in Iran? Somebody else in charge. How do you get there? Look, that ultimately has to be a popular uprising from the people. And it's not a complicated question. मैं आपको बताऊं तो फिर मैं आपको बताऊं क्या? या फिर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में बैठकर अब्राहमिक प्रेयर दिखाऊं जो इस जंग से रिलेटेड हुई है? और यहां पर ये याद रखना आपके लिए जरूरी है कि अब्राहमिक रिलीजन्स के बीच में एक इंटरफेथ हार्मनी होना, ये बात इस्लाम में कहीं नहीं है। इस्लाम अमन की बात करता है, सलामती की बात करता है, लेकिन ये अब्राहमिक प्रेयर ये भी दीन में कहीं नहीं है, और उसी तरह अब्राहमिक एकॉर्ड भी दीन में कहीं नहीं है। दूसरी जगह जब आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको नजर ये आता है कि यूरोप के अंदर सैटानिक फैशन शोज होते हैं, जहां पर शैतान की शक्ल बनाकर बहुत से फैशन क्लोथ्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन लोगों की शक्लें देखने वाली हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जरा इनके हाथ देखें, और जब आप इनके हाथ देखते हैं तो इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर, एंड आई विल बी सर्टेनली टॉकिंग अबाउट दैट टू। और तीसरी जगह जब आप देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि खुद जुडाइज्म के रबाई ये कहते हैं कि जिस दिन ग्रेटर इसराइल बन जाएगा उस दिन आप, मैं, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हर यहूदी को, हर कौम यहूद के एक आदमी को गोयम्स, आप और हम जो नॉन जूज हैं हमें ये गोयम कहते हैं, तो हम में से 2800 गोयम्स हर यहूदी को दिए जाएंगे, यानी हम गोयम बनेंगे। और ये गोयम का कॉन्सेप्ट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के गोलम से कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये गुलाम का कॉन्सेप्ट है। और इसीलिए ये ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं, और जब ये ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं ये कोट करते हैं जेनेसिस को, जकरिया को, ये कोट करते हैं तालमुद को और तालमुद की रिबैनिक डिबेट्स को। और यहां पर जेनेसिस के चैप्टर 15 वर्स नंबर 18 को देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्स के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादा किया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि नील से लेकर फरात तक जितना इलाका बनता है यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स को आबाद किया जाएगा, ये इलाका इन्हें दिया जाएगा। और इस इलाके में जब ये ग्रेटर इसराइल अगर खुदा ना खास्ता बनता है तो इसके अंदर फलस्तीन, वेस्ट बैंक, गजा मुकम्मल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया मुकम्मल, इसके अलावा कुवैत मुकम्मल, टर्की का जनूबी हिस्सा, सऊदी अरेबिया का शुमाली हिस्सा, और ये इजिप्ट का पेनिनसुला भी खा जाएगा जो कि इजिप्ट का सरसब्ज इलाका है। इसीलिए ग्रेटर इसराइल के इस प्रोजेक्ट को समझना जरूरी हो जाता है, ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर ये अपनी प्रोफेसीज पर चलते हैं तो इनके मुताबिक आने वाले दिनों में इनके मुताबिक क्या होने वाला है, कहानी क्या है, आइए समझते हैं।
ये कहानी शुरू होती है सन 1299 में जब एक सल्तनत का आगाज हुआ। एक ऐसी सल्तनत जिसने दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पे अपनी हुकूमत बनाई। एक ऐसी सल्तनत जिसने 600 साल तक राज किया। एक ऐसी सल्तनत कि जिसमें मॉडर्न डे कंट्रीज को शामिल करें तो आज का तुर्की, इजिप्ट, इराक, सीरिया, फलस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, लीबिया, अल्जीरिया, टूनीजिया, ग्रीस, बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी और बहुत से मुल्क इसमें शामिल थे। ये मुसलमानों की आखिरी पॉलिटिकल पावर थी और इसे खिलाफत कहते थे। ये खिलाफत मुसलमानों के लिए एक मशले राह थी। ये मुसलमानों की यूनिटी की अलामत थी कि जहां पर रिसोर्सेज शेयर किए जाते थे, जहां पर खिलाफत को मजबूत बनाया जाता था। और 600 साल तक का राज ये साबित करता है कि 600 साल दुनिया में अमन रहा और उस अमन के नतीजे में जो ज़ायनिस्ट थे वो खड़े हो गए। और 600 साल के बाद सन 1897 में बासेल, स्विट्जरलैंड के अंदर थियोडोर हर्जल ने एक वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस बुलाई। उस कांग्रेस में उसने ये कहा कि हम यहूदी 2000 साल से रोमन्स के हमला आवर होने के बाद से पूरी दुनिया में स्कैटर्ड है और पूरी दुनिया के कल्चर में जहां जहां हम रहते हैं, हम उन कल्चर्स में एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की कोशिश करते हैं। हम उन कल्चर्स में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सुकून कहीं नहीं मिलता। हमें सुकून मिलेगा जब हम अपने ही अमाजगाह में जाएंगे, जब हम फलस्तीन में लौटेंगे। वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस के इस कांग्रेगेशन के बाद थियोडोर हर्जल ने राब्ता किया खलीफा वक्त से, यानी सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम से। और सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम को यह पेशकश की कि जितनी भी सल्तनत उस्मानिया का कर्जा है यह कौम यहूद चुकाएगी, बदले में हमें फलस्तीन चाहिए। जिसमें सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम ने कहा कि फलस्तीन तो बहुत दूर की बात है, अगर जमीन का 1 फुट इलाका भी, 1 फुट रकबा भी मुझसे मांगोगे तो वो मैं देने से इनकार करूंगा, क्योंकि ये वो जमीन है जो मुसलमानों ने अपना खून देकर हासिल की। और अगर तुमने इसको हासिल कर भी लिया तो हम दोबारा अपना खून देकर इसे वापस हासिल करेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम के इस बयान के बाद जो 1901 में उन्होंने थियोडोर हर्जल को दिया, वहां से वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस ने और दुनिया के ज़ायनिस्ट ने यह फैसला किया कि जब तक मुसलमानों की खिलाफत का खात्मा नहीं होता, जब तक सल्तनत उस्मानिया का खात्मा नहीं होता, ज़ायनिस्ट का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके बाद आपने ये देखा कि सन 1908 में यंग टर्क मूवमेंट का सिलसिला शुरू हुआ कि जहां पर यंग टर्क्स खड़े हो गए सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ। अब यहां पर सवाल यह है कि ये कौन लोग थे जो अपनी ही सल्तनत के, अपनी ही खिलाफत के खिलाफ खड़े हो गए। अगर आपको मेरी 2 दिन पहले की वीडियो याद हो तो उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था जेकब फ्रैंक का और जेकब फ्रैंक के बनाए हुए सबैटियन फ्रैंकिस्ट्स का। जेकब फ्रैंक जिसको आइडियलाइज करता था और जिसके बारे में कहता था कि मेरा रीइंकारनेशन है और जो मेरे जिस्म में आ गया है, वो इंसान था सेबेटाई ज़ेवी। सेबेटाई ज़ेवी के दौर में जब सेबेटाई ज़ेवी ने जूडाइज्म को छोड़कर इस्लाम कबूल किया, तब बहुत से ऐसे और लोग थे जो जूडाइज्म को छोड़कर इस्लाम कबूल करते थे। वो एट द सेम टाइम मुसलमान भी रहते थे और सीक्रेटली अपनी जूडाइज्म की और कबाला की प्रैक्टिसेस को भी कंटिन्यू रखते थे। और इन लोगों के लिए एक टर्मिनोलॉजी थी और वो टर्मिनोलॉजी है डॉनमे। यानी डॉनमे को किसी हद तक आप मुनाफिक भी कह सकते हैं। वो डॉनमे जो मुनाफिकीन की कौम थी, उन्होंने यंग टर्क्स मूवमेंट का आगाज किया और इस बात को सन 2010 में कमेंट्री मैगजीन के अंदर हिस्टोरियन हिलेल हैल्किन ने शामिल किया और कहा है कि यंग टर्क्स मूवमेंट के अंदर डॉन में शामिल थे। 1908 में जो मूवमेंट शुरू हुई उसका नतीजा ये निकला। 1909 में सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम को तख्त छोड़ना पड़ा और 1918 में जंग अजीम का खात्मा हुआ और मुसलमानों की वो सल्तनत, वो खिलाफत जो 600 साल पर मुहित थी, वो 10 साल में गिर गई। सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और ग्रेटर इसराइल का काउंटडाउन का आगाज हुआ। सन 1916 में लंदन में जबकि जंग अजीम चल रही थी, तब एक कमरे के अंदर, एक होटल के अंदर एक खुफिया मुलाकात होती है। इस मुलाकात के अंदर 2 लोग शामिल हैं।
पहला है सर मार्क साइक्स जो कि ब्रिटिश डिप्लोमेट है, और दूसरा है फ्रेंकोइस जॉर्जस पिकेट जो कि एक फ्रेंच डिप्लोमेट है। यानी एक ब्रिटिश डिप्लोमेट और एक फ्रेंच डिप्लोमेट की इन दोनों की मुलाकात होती है, क्योंकि उस दौर में सन 1916 में ये दो मिलिट्री पावर्स दुनिया में बहुत स्ट्रांग थी। इस मुलाकात के अंदर ये मिडिल ईस्ट का नक्शा फैलाते हैं अपने आगे और लाइनें खींचना शुरू कर देते हैं कि कौन सा इलाका किसे मिलेगा। किसी मुसलमान से कंसल्टेशन के बगैर, किसी से पूछे बगैर ये लाइनें खींचते हैं और ये खुफिया डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट बन जाता है, जिसे आप साइक्स पिकेट एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल है जो बड़े कम लोगों को इसका पता है। इस एग्रीमेंट के अंदर ये कहते हैं कि ये जो ब्राउन एरियाज हैं, इनका फैसला हम करेंगे एज इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, और इनको किसको देना है ये फैसला करेंगे रशिया से मशवरा करने के बाद, एलाइज से मशवरा करने के बाद और शरीफ मक्का से मशवरा करने के बाद। अब यहां पर आपको ये समझना चाहिए कि मुसलमान कभी भी कुव्वते बाजू पर नहीं हारा। मुसलमान जब भी हारा है हमेशा गद्दारी की वजह से हारा है। ये तारीख उठाकर देख लें, और इस तारीख के लिए आपको मूवी द लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। 1916 के बाद 1917 आता है, और 1917 में फिर बैलफोर डिक्लेरेशन आता है, जहां पर खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखती है खत एक बैंकर को। ये बैंकर कौन है? ये बैंकर है रॉथचाइल्ड, जिन्हें आप रॉथशील्ड भी कहते हैं। ये लायनल वॉल्टर रॉथचाइल्ड को क्यों लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो ज़ायनिस्ट फेडरेशन का लीडर है। और लिखते क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक इलाका मुख्तस करें जहां पर कौम यहूद जिंदगी गुजार सके। सवाल ये है कि 1917 में लिखा जा रहा है। ये आपको पूरा गेम प्लान समझना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी हादसा नहीं है। नथिंग इज एक्सीडेंटल। ये सब एक सीक्वेंस है, और ये सब एक सीक्वेंस है ग्रेटर इसराइल की तामीर के लिए। अब आप यहां पर 1917 के बेलफोर डिक्लेरेशन की अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? ये वो 2800 गोयम्स में से हैं जो अपने आकाओं को, रॉथचाइल्ड को खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि रॉथचाइल्ड करते ही यही है कि वो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तारीख उठाकर देख लें, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बता रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग समथिंग कि जिसका सोर्स ये हो कि ट्रस्ट मी ब्रो। ये मैं करता नहीं हूं और हमेशा प्रूफ के साथ बात करता हूं। आप बैंक ऑफ इंग्लैंड की हिस्ट्री उठाकर देखें, और फिर आप फेडरल रिजर्व की हिस्ट्री उठाकर देखें। जब एक कौम के पीछे अपना पैसा लगाते हैं तो बदले में ये देखते हैं कि ये जब ये कौम पिटेगी जो कि ब्रिटिशर्स हैं, तो इनके मुकाबले में किसको उठाना है? वो अमेरिकन्स हैं। और जब अमेरिकन्स डूबेंगे तो फिर हमने किसको उठाना है? और आप ये हैरान हो जाएंगे सुनकर कि बैंक ऑफ चाइना में इस वक्त रॉथचाइल्ड की इन्वेस्टमेंट कितनी है। गोइंग फॉरवर्ड आपने फिर ये देखा कि 1917 के बाद मुल्क बंटना शुरू हुए, खित्ते अलग होना शुरू हुए, छोटी छोटी मुसलमानों की रियासतें बनना शुरू हुई। क्योंकि जब आप एक ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि इतने छोटे हिस्से बांट दो कि कोई आपके मुकाबले में खड़ा ना हो सके। और उस वक्त जितने हिस्से बांटे गए वो कौमियत की बुनियाद पर नहीं थे, वो कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद पर थे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। एंड अगेन लेट मी कोट, 1989 के अंदर एक किताब लिखी गई जो कि डेविड फ्रॉम्किन ने लिखी, और इस किताब का नाम है अ पीस टू एंड ऑल पीस। और वो कहता है कि जितने इलाके थे ये सब इलाके इस तरीके से बांटे गए कि जो गारंटी करते हैं कि परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट रहे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट में ये रहें, आपस में लड़ते रहें कि अगर तेल इराक से आता है तो पानी शाम से आता है, ये आपस में ही लड़ते रहें, कभी इकट्ठा होने का नहीं सोचें। ज़रा एक मिनट के लिए याद करें कि जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इंडिया के दरमियान जो लाइन खींची गई, वो जो रेड क्लिफ की लाइन है, उसमें कितने डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। चाहे वो रन ऑफ कच्छ हो, चाहे वो कश्मीर हो, ये सारे डिस्प्यूटेड एरियाज बनाए गए। मे बी पाकिस्तान में हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो आपको ये लगता है कि उस वक्त खिलाफत मूवमेंट ज़रूरी थी और मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ किया, लेकिन उसमें मोमेंटम नहीं आया। और मुझे ये लगता है कि अल्लामा इकबाल भी इसी हक में थे कि एक उम्मत ही की बात की जाए, एक मिल्लत ही की बात की जाए। तभी इकबाल ने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है।
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ لیکن شاید اس بات کو اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ میری نظر میں نیشنلزم اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جتنی امت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ امت کے لیے دل ہر مسلمان کا جلدی دھڑکتا ہے، لیکن نیشنلزم پر اتنی جلدی نہیں دھڑکتا۔ ہم جھنڈے کی عزت کرتے ہیں، ہم پاکستان کی عزت کرتے ہیں، ہم ہر ملک کی سوورینٹی کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ امت پہلے ہے، اور جو سیکنڈ بیسٹ ہے، اگر امت اکٹھی نہیں ہے، اگر خلافت نہیں ہے، تو جو سیکنڈ بیسٹ ہے پھر وہ نیشنلزم ہے۔ اس لیے نیشنلزم میٹر کرتی ہے، بٹ ایز اے سیکنڈ بیسٹ میٹر کرتی ہے، اینڈ دیٹس وائی آئی لو مائی کنٹری اینڈ آئی لو پاکستان، بٹ اگر امت کا سوال ہے تو وہ پہلا ہے۔ سن 1982 میں ایک اسرائیلی جرنلسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا۔ یہ آرٹیکل اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا، اس کی فارن افیئرز پہ کمانڈ بھی تھی، اور یہ آرٹیکل صرف چھپا نہیں، یہ کیونم کی ڈائریکشنز میں چھپا، یعنی کہ ایسا ڈاکیومنٹ جو تمام قوم یہود میں سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اس نے ایک آرٹیکل نہیں لکھا، اس نے ایک بلو پرنٹ پیش کیا، دا گریٹر اسرائیل کا بلو پرنٹ۔ اس نے یہ کہا کہ اسرائیل تبھی بچے گا جب وہ ریجن کے اندر ایک ہیجمنی بنے گا اور ایک بڑا علاقہ بنے گا، اور وہ بنانے کے لیے مسلمانوں کے علاقوں پہ نہ صرف قبضہ کرنا پڑے گا، انہیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں توڑنا پڑے گا۔ جو کچھ اس نے 1982 میں لکھا، آج ذرا دیکھیں کہ ان میں سے کیا کیا ہو گیا۔ اس نے پہلی پریڈکشن کی عراق کے بارے میں کہ عراق کو ایسے توڑو کہ وہ 3 حصوں میں بٹے، سنی ایریا، شیعہ ایریا اور کردوں کا ایریا۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ 2003 میں امریکہ انویژن کرتا ہے عراق میں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی جو عہدید ینون کے پلان میں شامل تھا۔ پھر اس نے دوسری بات کی شام کی، سیریا کی، اینڈ ایز پر دا پلان پھر سیریا کے اوپر کام شروع ہوا۔ بشار الاسد کی حکومت گئی، اور پھر سیریا کو جتنے علاقوں میں اس نے بولا تھا 4 علاقوں میں، آج سیریا ایگزیکٹلی انہی علاقوں میں بٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ الاوی کو الگ کرو، ایلیپو کو الگ کرو، دمشق کو الگ کرو، اور ڈروز کو الگ کرو۔ اور آپ نے یہ دیکھا تھا کہ تقریباً 6-7 مہینے پہلے ڈروز کتنا زیادہ خبروں میں ان تھا، اور وہاں پر انویژن کے لیے اسرائیل کی فوجیں پہنچ رہی تھیں، اور جو پپٹ سرکار انہوں نے بٹھا رکھی ہے اس کا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اس نے تیسری پیشن گوئی کی لیبنان کے بارے میں کہ لیبنان کے اندر گراؤنڈ فورسز اتارو، اینڈ ایز آف ناؤ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ذرا خبریں اٹھا کر دیکھ لیں کہ لیبنان میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر اٹیک کرتے ہیں ایران کے اوپر، اور ایران بدلے میں جوابی کارروائی کرتا ہے، اور اس کے بعد کچھ دن کی خاموشی ہوتی ہے کیونکہ 6 دن ہو چکے ہیں اس جنگ کو، اور ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل لیبنان پر اٹیک کر دیتا ہے۔ یہ لاجک سمجھ نہیں آتی جب تک آپ عہدید ینون کے اس پلان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جہاں پر وہ لیبنان کی بات کرتا ہے وہیں پر وہ سعودی عربیہ کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ٹیمپرری اینٹی ہے، سعودی عربیہ کو پورا حاصل نہیں کرنا، اس کے کچھ پارٹس چاہیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے موساد کے ایجنٹس گرفتار ہوتے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے 2023 بھی دیکھا کہ جب فیک سٹیٹ کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کر دا گریٹر اسرائیل کا پلان دنیا کو دکھایا، اور کسی نے مذمت تک نہیں کی۔ اب یہ ساری رام کہانی سننے کے بعد بھی، گریٹر اسرائیل کے پلان کو سمجھ جانے کے بعد بھی، پاکستان کا لبرل اگر پھر بھی بولتا ہے کہ یہ جیو پولیٹکس ہے، یہ ریسورس گرابنگ ہے، اسرائیل کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے، ہمارے سامسنگ کے فون تک وہ ہیک کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، اور آپ اس ایمان کو نہ صرف اپنے لیے کمزور کرتے ہیں، آپ باقی قوم کا اور امت کا حوصلہ بھی پست کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 1937 میں بین گورین نے ایک لیٹر لکھا اپنے بچوں کو، اس لیٹر کو تاریخ The letter to his sons ایموس کے نام سے جانتی ہے، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ ہمیں عربوں کو ان کے علاقے سے باہر نکالنا ہے، بے دخل کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بلو پرنٹس موجود ہیں، اور آج آپ بیانات سن بھی رہے ہیں جن میں وہ صاف الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں
لیکن آپ سننے کو اس لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ دل ہی دل میں انٹرنلی ڈیلیبریٹلی اور انڈیلیبریٹلی ہم نے اپنے دماغوں میں انہیں اپنا آقا بنا لیا. سیٹلائٹ شاید اتنا کلوزلی آپ کو دیکھ نہیں رہی ہے جتنا آپ کے دل میں خوف ہے جو کہ اللہ کا نہیں ہے. وہ خوف سیٹلائٹ کا ہے, وہ خوف یہود کا ہے, وہ خوف امریکہ کا ہے کہ میرے آقا ناراض نہ ہونے پائیں. میں نے بارہا بات کی ہے, جب بھی بات کی ہے میں نے ہمیشہ امت کی بات کی ہے اور آج بھی کرتا ہوں, اور بینگ اہل سنت والجماعت سے ہونے کے بعد بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ یہ ایمان کی جنگ ہے اور آپ کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اور جتنی باتیں یہ 6 سال سے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, اس کے لیے نہ مجھے ایران سے پیسہ آتا ہے, نہ مجھے سعودی عربیہ سے پیسہ آتا ہے, نہ مجھے کسی گوروں کی آرگنائزیشن سے پیسہ آتا ہے, نہ مجھے ISPR سے یا فوج سے پیسہ آتا ہے. میں وہ آپ کے لیے کر رہا ہوں جو آپ کو خود اپنے لیے کرنا چاہیے تھا. اور یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر پاکستان کے وہ لبرلز جنہیں شاید ایک روٹی کا ٹکڑا مل چکا ہے اس جنگ کو شیعہ سنی کا فساد بنانے کے لیے, آپ میں اور امت مسلمہ کے بدقسمتی سے ان غدار لیڈرز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور شاید انہی کے بارے میں فیض نے کہا تھا کہ یہ گلیوں کے بیکار آوارہ کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی, زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا, جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی, جو بگڑے تو ایک دوسرے سے لڑا دو, ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو, یہ چاہے تو دنیا کو اپنا بنا لے, یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لے, کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے, کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے.